ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट अकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2025 के थ्रू कौन कौन से पीएसयूज टेंटेटिवली रिक्रूट करने वाले हैं एज पर द ऑफिशियल वेबसाइट। दूसरी हम बात करने वाले हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं ये किन कैटेगरीज में होते हैं, कौन कौन से टाइप के पीएसयूज होते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं पीएसयू, कौन सी कैटेगरी का पीएसयू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग कितनी सैलरी, कितना सीटीसी आपका ज्वाइनिंग पे होता है, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है। चौथी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बीटेक में कितना परसेंटेज आपको मेंटेन करना है अगर आपको इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गेट के थ्रू ज्वाइन करना है। और हम एक आखिरी बात ये करने वाले हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होती है, किस एज तक आप इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में एंट्री लेवल पोजीशन, जो जनरली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, कई जगह पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कई जगह पे इंजीनियर ट्रेनिंग ऐसे नाम से होती है। सो अगेन मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक्यूमेन गेट एकेडमी पे, और सीधे चलते हैं गेट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे हमको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे गेट 2025 इस बार आईआईटी रुड़की करा रहा है। अगर आप गेट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जब आप इसकी अपॉर्चुनिटीज टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको गेट 2025 से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे मास्टर्स प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, एमटेक प्रोग्राम में, डॉक्टोरल प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम गेट एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला करके क्वालिफाई करते हैं तो ब्रॉडली हमें दो अपॉर्चुनिटीज़ मेजरली मिलती है, एक तो एमटेक की तरफ जाने की, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ जाने की। तो यहाँ पे ऊपर आपको एमटेक के बारे में लिखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा सा कम बात करेंगे। तो आएंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। तो आईआईटी रुड़की की गेट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ढेर सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो कि गेट के थ्रू रिक्रूट कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। थोड़ा नीचे जाएंगे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड दिख रहा है, एनटीपीसी दिख रहा है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन दिख रहा है, सेल दिख रहा है। तो बहुत ढेर सारे पीएसयू जो हैं वो गेट की से रिक्रूट करते हैं। अब अगर आप इन पीएसयूज को देखें तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है दोस्तों, ये तीन कैटेगरी में होती है। एक होती है महारत्ना, एक होती है नवरत्ना और एक होती है मिनी रत्ना। जो मिनी रत्ना पीएसयूज होते हैं वो फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो अगर आप इसकी लिस्ट को देखें तो हम चलते हैं जरा इस लिस्ट पे। तो ये जो लिस्ट है हमारी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को महारत्ना, कौन से को नवरत्ना और कौन से को हमारा मिनी रत्ना कहते हैं। ये सीपीएसई क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, बेसिकली पीएसयूज, राइट। तो महारत्ना की कैटेगरी में यहाँ पे हमको 13 कंपनीज देखने को मिल रही हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, एनटीपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी। तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, आप इनका बहुत नाम सुनते हैं सेल टाइप से। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस लिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो आपको नवरत्ना कंपनीज देखने को मिलेंगी। ये नवरत्ना कंपनीज हमारी कितनी है, 20 नवरत्ना कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बहुत सारी नवियली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी, एनएमडीसी का भी नोटिफिकेशन गेट 2024 के थ्रू आया हुआ है, शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है। आरवीएनएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आरसीएफएल, राइस जो रेलवे का ही विंग होता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनी रत्ना कैटेगरीज में आती हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्लास 1 मिनी रत्ना है, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, ब्रिज एंड रूफ कंपनी। और कैटेगरी 2 में सो मिनी रत्ना पीएसयू हमारे 54 हैं जो कैटेगरी 1 है, और मिनी रत्ना 2 पीएसयू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके 11 मिनी रत्ना कैटेगरी 2 के पीएसयूज हैं। तो अब सवाल उठता है
कि सर क्या अंतर होता है इन मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना में। तो पहले तो इनका एक जो मेजर डिफरेंस है जिसका आपसे बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि कौन-सी पीएसयू महारत्ना है, कौन-सा नवरत्ना है, कौन-सा मिनी रत्ना है। ये डिपेंड करता है कि ये इंडिपेंडेंटली कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि महारत्ना कंपनी जो होती हैं वो लगभग 5,000 करोड़ का खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। नवरत्ना का 1,000 करोड़ है, लगभग 15% उनका जो नेट वैल्यूएशन होता है उसका 15% इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, राइट। अगर आप नवरत्ना के होंगे तो 1,000 करोड़ का है। अगर आप मिनी रत्ना क्लास 1 पे जाएंगे तो 500 करोड़ और मिनी रत्ना क्लास 2 पे जाएंगे तो लगभग ये 300 करोड़ का है। तो इस तरीके से जो पीएसयूज हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। जब कोई एक नया पीएसयू बनता है तो वो क्लास 2 मिनी रत्ना है, फिर वहां से कुछ क्राइटेरिया पूरे होकर के क्लास 1 मिनी रत्ना, वहां से फिर नवरत्ना, और वहां से सबसे जो ऊपर की कैटेगरी है वो है महारत्ना, राइट। अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूं, क्योंकि भाई देखिए ये सब तो मतलब ऑफिशियल चीजें हैं, ये आपको अभी एग्जैक्टली उतना कंसर्न नहीं करेगी। आपका कंसर्न मेजरली होगा यहाँ पे कि साहब हम अगर ज्वाइन करेंगे तो कितना हमको सैलरी मिलेगा। तो ऑब्वियसली महारत्ना में सैलरी सबसे ज्यादा होती है। अगर एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो महारत्ना पीएसयू में आपको 15 से 23 लाख की रेंज में डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज में जो महारत्ना की कैटेगरी है तो लगभग 15 से 23 लाख तक की रेंज में आपको सैलरी एंट्री लेवल पे देखने को मिलेगी जब आप गेट एग्जाम के थ्रू जाते हैं। नवरत्ना में यही लगभग 12 से 18 लाख के बीच में आपको मिलेगी, और मिनी रत्ना में लगभग 9 लाख से 13 लाख के बीच में आपको ये सैलरी जनरली देखने को मिलेगी। जब आप इसको गूगल करोगे तो नॉर्मली आपको स्केल में दिखाता है। जैसे अगर आप ओएनजीसी वगैरह में देखो तो 60,000 से 1,80,000 की स्केल आपको देखने को मिलती है। ये जो स्केल है इसमें बहुत सारे पर्क्स आपके ऐड होकर के आपका इन हैंड जो सीटीसी बनता है, आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से इस बात को समझाया है, राइट। तो महारत्ना में सैलरी सबसे ज्यादा होती है, नवरत्ना में उससे थोड़ी सी कम, मिनी रत्ना में उससे थोड़ी सी कम। जनरल इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम एज लिमिट की, तो देखिए अलग अलग पीएसयू के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये एज लिमिट आपकी अलग अलग होती है। लेकिन अगर मैं आपको एक ब्रॉड बात बताऊं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी एज 30 वर्ष से अधिक हो जाए, 30 ईयर्स से अधिक हो जाए, तो आप इन पीएसयूज के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपने अपना रिजर्वेशन का रिलैक्सेशन लगा सकते हैं, राइट। ये जो मैं 30 साल बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ एकदम अपर लिमिट, मतलब मैक्सिमम अगर आप इस एज पे चले गए तो आपको एक दो पीएसयूज अलाउ करेंगे। जैसे अगर आप ओएनजीसी में देखोगे तो ओएनजीसी लगभग 30 साल तक आपको अलाउ करता है। आप मैक्सिमम अगर आप देखें जैसे सेल में आपको लगभग जनरल कैटेगरी को 30 साल तक अलाउ करता है, ठीक है। कुछ पीएसयूज ऐसे हैं जो 24-25 साल की एज तक ही अलाउ करते हैं। जैसे आप एचपीसीएल है, एचपीसीएल फिलहाल अभी गेट से रिक्रूट नहीं करता है, तो एचपीसीएल बीपीसीएल ये 25 साल तक अलाउ करते हैं, ठीक है। जनरली अगर आपको एक मेजर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो 28 वर्ष तक, लगभग आपको 28 ईयर्स की एज तक आप मैक्सिमम पीएसयू में अलाउ होते हो, बीपीसीएल वगैरह छोड़ दीजिए, राइट। तो ये हो गया एज लिमिट, मतलब अगर आपकी उम्र 24 साल के ऊपर हो रही है तो समझ लीजिए आप डेंजर जोन में आ गए। अब आप कुछ पीएसयूज में एलिजिबल नहीं रह जाओगे, राइट। बात करें अगर परसेंटेज की तो अगेन आप देखो 60% के नीचे, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नियरली 60% के नीचे अगर आपके बीटेक के परसेंटेज हैं तो आप बहुत कम पीएसयूज में एलिजिबल होगे, बहुत कम। जहां तक मेरे को यहाँ पे नॉलेज है तो एसजेवीएनएल, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, वहां पे 55% के करीब का क्राइटेरिया पिछले उनके नोटिफिकेशन में रहा है। इसके अलावा अगर 60% से नीचे आपके मार्क्स हैं, आपके नंबर हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप इन पीएसयूज के लिए एलिजिबल बहुत नहीं होगे, बहुत किसी एक दो पीएसयू में ही आप एलिजिबल होगे। तो आपके जो बीटेक के परसेंट है वो सेफली 65% के ऊपर होने चाहिए। सर अभी तो आप 60% कह रहे थे, तो कई पीएसयू ऐसे हैं जो 65% मांगते हैं, जैसे ईसीआईएल है, जैसे आपका नालको है, गेल है,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सब में क्या होता है, ये 65% के ऊपर आपके नंबर मांगते हैं। यानी अगर एक आध पीएसयू छोड़ दो तो आपका जो परसेंटेज है अगर 60% के नीचे है तो समझ लीजिए कि आप इन पीएसयू की फाइट में आउट हो जाओगे। ठीक है, तो सेफली हमें अपना परसेंटेज 65% के ऊपर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए रखना चाहिए। सो गाइस, गेट के थ्रू जो पीएसयूज रिक्रूट करते हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में थोड़ी सी हमने चर्चा की। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एक छोटे से वीडियो के अंदर कोशिश करते हैं हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दें। कई बार पूरी इंफॉर्मेशन छोटे वीडियो में समेटना मुमकिन नहीं होता है, जैसे इसमें है। इसमें अलग अलग का अगर मैं अलग अलग पीएसयू की एलिजिबिलिटी डिस्कस करूं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो समझदारी किसमें होती है कि जिस पीएसयू का फॉर्म है उसकी एलिजिबिलिटी उस हिसाब से आप देखें। एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हो सके तो वीडियो को लाइक भी करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।